केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा आज से फिर शुरू। तो केदार घाटी में हुए हादसे के बाद से यह सेवा बंद थी। चारधाम के लिए हेली सेवा का संचालन शुरू हो जाएगा। 15 जून को केदारनाथ धाम क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद चारधाम के लिए हेली सेवा के संचालन को बंद कर दिया गया था। तो उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की सीईओ ने कहा कि केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं फिर से शुरू होंगी। बता दें, उत्तराखंड में हुई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हेली सेवाओं के संचालन के लिए सख्त एसओपी तैयार की जाए, जिसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की पूर्ण जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य किया जाए। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया जाए, जो हेली संचालन की सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की गहन समीक्षा कर एसओपी तैयार करेगी। अभी हम लोगों के यहाँ पे कल तक की हमने सस्पेंड किए थे और आज से हमने रिज्यूम कर दिए हैं अपने हेली ऑपरेशंस। और सभी को बता दिया गया है कि सारी जो भी हमारी क्लियरेंसेस होती हैं, स्पेशली वेदर की भी, वो देखते हुए आगे बढ़ें। और अभी क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसकी वजह से अभी फ्लाइंग चालू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही वेदर क्लियर होता है फ्लाइंग रिज्यूम हो जाएगी। उधर सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विशेष सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से ऋषिकेश हरिद्वार क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत और स्वचालित करने का अनुरोध किया। साथ ही राज्य के कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ के वायबिलिटी गैप फंड के लिए आग्रह किया। इसके अलावा उन्होंने पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड के तहत पिटकुल को 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की डीपीआर की स्वीकृति का आग्रह करते हुए इन दोनों परियोजनाओं को 100% अनुदान के साथ मंजूरी देने का भी अनुरोध किया। तो इन परियोजनाओं की लागत बता दें आपको कि 1007.82 करोड़ है। सीएम धामी ने अनुरोध किया कि बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं को इस ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लाभार्थियों को सरलता के साथ ऋण सुविधा उपलब्ध हो सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी टॉपर्स को एक दिन के लिए डीएम और एसपी की भूमिका दी जाए। इस प्रेरणादायी कार्यक्रम का उद्देश्य मेधावी छात्रों को प्रशासनिक अनुभव देना, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उच्च लक्ष्य को प्रेरित करना है। ये योजना जल्द ही जिलों में लागू की जाएगी और इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की जा रही है। उधर सीएम धामी ने मानसून के दौरान में घटनास्थल पर 15 मिनट के अंदर जेसीबी पहुंचाने के सख्त निर्देश लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट करने, साथ ही साथ सड़कों का पैच वर्क करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सचिव लोक निर्माण विभाग को सड़कों और पुलों की स्थिति का स्वयं यात्रा करते हुए निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मानसून सीजन और मेडिकल आपातकाल के दृष्टिगत पुरानी एम्बुलेंस वाहनों को तत्परता से बदलने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिथौरागढ़ के लिए एक अतिरिक्त हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ में हेलीपैड और एयरपोर्ट निर्माण संबंधी कार्रवाई को तीव्र करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए गए हैं। तो राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नियमित रूप से योग कराया जाएगा। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने घोषणा की। आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को योगाभ्यास कराया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि भविष्य में प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को उनके लिए योगासन नियमित रूप से कराए जाएंगे। इसके लिए सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि योग जच्चा बच्चा दोनों के लिए आवश्यक है। इससे प्रसव संबंधित समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। तो एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 18 जून से आवेदन किया जा सकता है। बीते महीने कैबिनेट की मंजूरी के बाद महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने इस योजना को लॉन्च किया। इसके लिए आवेदन 18 जून से 31 जुलाई तक किया जा सकता है। मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की। रेखा आर्य ने बताया कि इस योजना में पात्र महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख के प्रोजेक्ट स्वीकार किए जाएंगे, जिसमें से 75% हिस्सा
सब्सिडी यानी अनुदान के रूप में रहेगा। लाभार्थियों को सिर्फ 25% हिस्सा ही व्यवसाय में अपने पास से लगाना होगा। मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि पहले साल इस योजना के तहत कम से कम 2000 महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले साल इसकी प्रगति को देखते हुए योजना में लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने की पहल करने के लिए कई योजनाएं विद्यमान हैं, लेकिन विशेष रूप से एकल महिलाओं को केंद्र सहायता योजना अब तक नहीं थी। उधर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डाम कोठी हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ यात्रा, अर्धकुंभ मेला और जनपद में संचालित विभिन्न कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राज्यपाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले के सफल संचालन के लिए कांवड़ यात्रा को प्रोफेशनली डील किया जाए और यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और भावनाओं को फोटो और वीडियोग्राफ के माध्यम से अंकित किया जाए। जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इसकी जो आउटपुट है वो बहुत ही सुंदर होने वाली है। और मैं तो आपके माध्यम से पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर उत्तराखंडी को कहूँगा कि आइए हरिद्वार, ऋषिकेश, इस जगह में आइए। ये तो आस्था का केंद्र है और आपको दिव्यता और भव्यता का एक अलग ही अनुभव हो। और इसके ऊपर में विशेषकर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी स्वच्छता के ऊपर में, क्लीननेस के ऊपर में, ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर में खास काम कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस में 35 सालों की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होकर पुलिस के पूर्व उपाधीक्षक ओम प्रकाश आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने ओम प्रकाश आर्य को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने आर्य को पार्टी का पटका पहनाकर विधिवत पार्टी में शामिल किया। आर्य ने सूर्यकांत धस्माना का आभार प्रकट करते हुए उनको आश्वासन दिया कि वो पार्टी की नीतियों सिद्धांतों पर चलते हुए संगठन को मजबूत करेंगे। ओम प्रकाश आर्य जी पुलिस के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में डिप्टी एसपी के रूप में 35 वर्षों तक लंबी सेवा दी और वो देहरादून के रहने वाले बहुत विद्वान हैं। 4 विषयों में तो स्नातकोत्तर हैं। वनस्पति विज्ञान में, अंग्रेजी में एमएड किया है उन्होंने, एमबीए किया है और पुलिस में अधिकारी रहे। आज वो सेवानिवृत्ति के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं। मैंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस संगठन उपाध्यक्ष के नाते उनको पार्टी में ज्वाइन करवाया है। तो केदारनाथ धाम की यात्रा सुरक्षित और आसान हो जाएगी। केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर चुके हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी इस रोपवे का निर्माण करने जा रही है। इस रोपवे के बाद केदार वैली में हेली सेवाओं पर निर्भरता खत्म होगी। केदारनाथ के साथ ही यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट भी लाइन में है। सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। ये रोपवे जो है, केदारनाथ का रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जो 2 रोपवे, एक हेमकुंड साहिब का रोपवे और केदारनाथ जी का रोपवे, ये किस प्रकार से आने वाले समय में यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो यात्रा केदारनाथ में जिस प्रकार से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल ढंग से रोपवे के माध्यम से यात्रा होगी। बहुत ही सस्ती यात्रा होगी। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हेली हो या अन्य माध्यमों से लोग जाते हैं। उधर केदार वैली में हुई हेली दुर्घटना में वेदर फोरकास्ट की पूरी तरह अनदेखी की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार पहले से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और अलर्ट के अकॉर्डिंग ही सुबह से वेदर एक्टिविटीज नजर आने लगी थी। केदार वैली में भी सुबह से क्लाउड बनने लगे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि दुर्घटना का असली कारण क्या था, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। के लिए था, वो कल भी अलर्ट है, येलो में वो सब थे ही। और साथ में आप देखेंगे जो सुबह से ही एक्टिविटी शुरू हुई थी और क्लाउड जो है सुबह से ही जो है वहाँ के लिए भी दिख रहे थे क्लाउडिंग। बहुत ज़्यादा क्लाउडिंग हालांकि अंदर वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी जो क्लाउड है, लो क्लाउड्स है, वो सब थे जो है। ठीक है, तो हो सकता है वो जो चीज़ें रही हैं वहाँ पे विजिबिलिटी की वजह से या कोई विंड वगैरह स्ट्रॉन्ग रही है जिससे कि जो है बैलेंस में दिक्कत हुई हो, तो वी कैन नॉट से कि मतलब उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो एग्जैक्ट चीज़ पता लगेगी किस वजह से ये चीज़ हो पाई है या हुई है।
तो बीते दिन देहरादून समेत पहाड़ी जिलों में जमकर बारिश हुई। वहीं केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग से केदारनाथ जाने वाला पैदल मार्ग जंगल चट्टी के पास बाधित हो गया, जिसके बाद यात्रा रोक दी गई। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन खासतौर पर रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उत्तरकाशी, नैनीताल में भारी बारिश रहेगी। मिली है, अच्छी एक्टिविटी मिली है जो पास्ट 24 आवर्स है, और आज और कल भी देखेंगे 16 और 17 को भी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा अनेक जगह में जो बारिश मिलेगी। एक दो डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते में ज़्यादातर जगहों में रहेगी, जैसे उत्तरकाशी है या रुद्रप्रयाग है, इसी तरह बागेश्वर है, और जगह मैं समझता हूँ कि अनेक जगहों तक में रहेगी, पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट में कहूँगा कि ज़्यादातर जगहों में बारिश रहने वाली है। तो वहीं उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चरम पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने वर्तमान सरकार पर देश में घोटालों का कीर्तिमान स्थापित करने का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन्हें उनकी सरकारों के दौरान हुए घोटालों की याद दिला दी। बीजेपी मीडिया प्रभारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तो कैमरे के सामने पूरे प्रदेश को बेचने का सौदा कर रहे थे। भ्रष्टाचार उनके समय में चरम पर था। कांग्रेस पार्टी में इस समय अपने हाईकमान, उनके जो युवराज हैं राहुल गांधी के निर्देश पर एक हॉर्स राइडिंग कंपटीशन टाइप का चल रहा है कि कौन कितना झूठ बोल सकता है, कौन कितना फरेब कर सकता है और किस तरह से जनता को अनर्गल बयानबाजी करके गुमराह कर सकता है। ये प्रतियोगिता उनके सभी नेताओं में चल रही है दिल्ली दरबार को खुश करने के लिए। उधर बीजेपी सरकार में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर जहां कांग्रेस बेटी बचाओ अभियान के तहत महिला मोर्चा धरना कर रही है, वहीं बीजेपी उनके प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस की आदत बन गई है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है और कांग्रेस के नेताओं को अपने समय का याद करना चाहिए। सरकार की धरना प्रदर्शन करना आज कांग्रेस की टेंडेंसी बन गई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कोई इस प्रकार का कोई जन मुद्दा नहीं है कि जो वो सरकार को घेर सके, तो इस प्रकार की चीजें करती रहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को अपने समय को याद करना चाहिए कि किस प्रकार से उस समय क्या क्या कार्रवाई हुई है। मैं आपको कुछ याद दिला दूं, आपके माध्यम से कांग्रेस के नेताओं को याद दिला दूं कि नन्ही परी जो हल्द्वानी की थी, नन्ही परी के जिन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिन लोगों ने दोषियों ने जिस प्रकार से उसके साथ घटना की, 1 हफ्ते तक कांग्रेस की सरकार के, कांग्रेस के मुखिया के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। तो प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में जिस प्रकार से रोजाना एक नया घोटाला सामने आ रहा है, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि उत्तराखंड राज्य घोटालों में देश में भ्रष्टाचार में रहने वाले अग्रणी राज्यों के पहले पायदान पर पहुंच जाएगा। हरिद्वार भूमि घोटाले के खुलासे और उस पर हुई कार्रवाई की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी, तब तक कृषि विभाग में तराई बीज विकास निगम भूमि नीलाम घोटाला और महेंद्र ग्राउंड कृषि मित्र मेला घोटाला सामने आ गया। देखिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुझे लगता है कि 2027 आते आते घोटालों का कीर्तिमान बनाने जा रही है। इनका जो जुमला पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, अब वो जीरो टॉलरेंस आप देखिए कि क्या कमाल हो रहा है कि राज्य में हर दिन नया घोटाला आ रहा है। अभी आप हरिद्वार के भूमि घोटाले से निपटे नहीं थे कि आपके सामने एक घोटाला आ गया तराई बीज विकास निगम का। तराई बीज विकास निगम में अरबों खरबों की संपत्तियां जिस प्रकार से कौड़ियों में नीलाम कर दी गई। उधर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अभिनव पहल करते हुए प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत की। जन सुनवाई में 125 व्यक्तियों द्वारा विद्युत, भूमि आदि से संबंधित समस्याएं और मांग दर्ज कराई गई। जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने मदरसा इस्लामिया मिसबाउल इस्लाम के संचालक द्वारा मध्याह्न भोजन योजना की शिकायत के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को संचालक के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज करने के निर्देश भी दिए। उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पदों और स्थानों में आरक्षण सूची के
अंतिम प्रकाशन के उपरांत प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने पूरी पारदर्शिता के साथ विकास भवन स्थित NIC कक्ष में की। जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय सहित सभी 15 विकासखंड कार्यालयों के माध्यम से 14 और 15 जून को आपत्तियां आमंत्रित की गई थी। कुल प्राप्त 390 आपत्तियों की सुनवाई NIC कक्ष में की गई। आपत्तियों में प्रमुख पद के सापेक्ष 12, सदस्य जिला पंचायत के सापेक्ष 34, सदस्य क्षेत्र पंचायत के सापेक्ष 118, प्रधान पद के सापेक्ष 226 आपत्तियां शामिल हैं। आपत्तियों की सुनवाई के दौरान मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी मिर्क भी उपस्थित रहे। जो अनंतिम सूची रिजर्वेशन को लेकर जारी की गई थी, तो इस संबंध में हमने आपत्तियां आमंत्रित की थी। लास्ट 2 दिनों में आपत्तियां जो है उनकी कुल संख्या 389 अभी आई है और उसी क्रम में आज हमारी सुनवाई की तिथि नियत है और इस क्रम में अभी तक क्षेत्र पंचायत की सुनवाई की जा चुकी है और फर्दर प्रधानों से संबंधित आपत्तियों को भी अभी सुना जा रहा है। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद। मैं इस मामले में माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने अपने पक्ष रखा। हमारी जो विशेष आपत्ति थी कृषि ब्लॉक में, पहले तो पूरे परसिमन पे थी कि परसिमन के आधार पे जो अगर बाय द वे 2011 की जनगणना के अनुसार ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो हमने कहा 2011 और 2024 के बीच में 2 चुनाव हो गए, 2014 और 2019। 2014 में 2019 में 2001 की जनगणना के अनुसार इन्होंने रिजर्वेशन दिया। तो राजा जी, टाइगर रिजर्व में मानसून सीजन के लिए जंगल सफारी रोक दी गई है। मानसून सीजन के लिए पार्क प्रशासन ने पार्क के चारों गेट बंद कर दिए हैं। टाइगर रिजर्व में इस बार 51,500 से ज्यादा सैलानी वन्य जीवों के दीदार के लिए पहुंचे। इसमें 2,000 विदेशी सैलानी भी शामिल हैं। वहीं इस बार पार्क प्रशासन को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की आमदनी भी हुई है। मोतीचूर पर्यटक गेट में पर्यटकों को विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का दीदार हुआ है। यहाँ पे कई बार टाइगर की सेटिंग हुई है, एलिफेंट की सेटिंग हुई है, भालू की सेटिंग हुई है और तमाम तरह के रेप्टाइल्स और तमाम तरह के पक्षियों का यहाँ पे लोगों ने आकर आनंद लिया है और लगभग 17,31,000 के आसपास हमारे यहाँ पे रेवेन्यू का जनरेट हुआ है और लगभग 8,000 हमारे यहाँ पर्यटकों ने आमद दर्ज हुई है, देसी विदेशी। वहीं उत्तराखंड सहित ऋषिकेश में LUCC के एजेंटों और निवेशकों को कंपनी कई करोड़ों का चूना लगाकर छूमंत्र हो गई, जिसको लेकर पीड़ित लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल CM धामी से मिला और मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। LUCC ने ऋषिकेश में 1 लाख निवेशकों से 300 करोड़ रुपए हड़प लिए। निवेशक एजेंटों के घरों पर ताले लगने के बाद पैसे की मांग की जा रही है। एजेंटों ने सरकार से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से 11 तारीख को हमारा एक मंडल मिलने गया था। निश्चित तौर पे बहुत अच्छा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और बहुत जल्दी इसमें वो निर्णय लेंगे और आगे अगर हमारे इसमें इन पीड़ित महिलाओं को जो भुगतान नहीं होता है, तो जैसे 1994 में आंदोलन हुआ उसके लिए हम लोग बाध्य होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आंदोलन के तर्ज पे राज्य मिला है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाएं पीड़ित है और खासकर फौजी इसमें 80% मैं समझती हूँ कि सैनिक है। बोले था कि जिनकी जमीनें बिकी हुई उन्होंने भी अपना पैसा लगाया इसमें, जिनका टिहरी डैम का पैसा था उन्होंने पैसा इसमें लगाया है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे से अपनी बात रखी और बहुत अच्छे से उनको सुना है इस बात को। और वो हम ऋषिकेश की बात करेंगे तो ये इसकी जड़ ऋषिकेश से ही है। ये ऋषिकेश बापूग्राम से इसका जन्म हुआ है। जो मेन गिरीश बिष्ट है वो वहीं के रहने वाले हैं, उन्होंने आसपास के लोगों को जोड़ा और बापूग्राम, मीरा नगर और 20 बीघा उसमें ऐसा घर कोई नहीं है जिस घर से निवेश नहीं और जिस घर से एजेंट नहीं है। तो यहाँ से कम मैं बताता हूँ कि कम से कम 1500 से 2000 तो एजेंट होंगे और उसके बाद ये मान के चलो कि 10-15 हजार निवेशक होंगे। तो SSP का कड़क नेतृत्व इन दिनों अपराधियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। गैंग बनाकर दबंगई दिखाने वालों पर हरिद्वार पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाड़ी चलाते समय साइड देने को लेकर हुए विवाद में पकड़े गए आरोपियों ने दबंगई दिखाई थी, जिसमें लोहे की रॉड से मारपीट, गाली गलौज कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया था। उधर धार्मिक नगरी हरिद्वार में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है।
उत्तर प्रदेश नंबर की कार सवार युवकों ने सड़क पर चलती युवती को अश्लील इशारे किए। युवकों की शर्मनाक हरकत को राहगीर ने कैमरे में कैद कर लिया। हरिद्वार पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार पुलिस ने एक बार फिर मिशन मर्यादा के तहत पर्यटन की आड़ में हरिद्वार की सड़कों पर कानून और संस्कार दोनों के नियमों को तोड़ने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है।